टू आवर यूट्यूब चैनल कोडेक्स जुडिशरी। अब हम बात करेंगे बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 2 की बेयर प्रोविजंस, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आपका बात करता है स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड से, यानी कि इस चैप्टर में आपको मिलेंगे क्रिमिनल कोड से रिलेटेड प्रोविजन। डायरेक्टली यहाँ पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स किस सेक्शन में दिया गया है। द राइट आंसर इज सेक्शन नंबर 6। यहाँ पर आप याद रखिए कि कौन कौन से कोड्स क्रिमिनल कोड्स की कैटेगरी में आते हैं। सो नंबर 1 हाई कोर्ट, नंबर 2 ऐसे कोर्ट जो किसी स्पेशल लेजिस्लेशन में किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, वो भी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे। एंड स्पेसिफिकली जो मेंशन है वो है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, राइट। तो यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये गलत नहीं करना है कि कौन कौन से कोर्ट स्पेशली क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बात करें, पास पावर है सेशन डिवीजन को बनाने की, दैट इज स्टेट। याद रखने वाली बात यह है स्टूडेंट कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट को सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट्स की लिमिट्स बनानी होती है, राइट, क्या बनानी होती है, लिमिट्स बनानी होती है या लिमिट्स चेंज करनी होती है, कितने सेशन डिवीजन रहेंगे, बाउंड्रीज कितनी होंगी, इन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेनी होती है। सो प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पर अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी सेशन डिवीजन या किसी डिस्ट्रिक्ट्स की लिमिट्स को हमें ऑल्टर करना है तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली कर सकती है या विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट करती है। तो आप इसका आंसर लिखोगे विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे आप, सेक्शन 7 में करेंगे टेरिटोरियल डिवीजन, ठीक है। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन के लिए सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट कोर्ट ऑफ सेशन। यहाँ डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन कौन स्टैब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट। प्लीज रिमेंबर यहाँ से अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेट को जब भी सेशन डिवीजन बनाना होता है तो क्या हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेनी होती, आंसर इज नो। स्टेट गवर्नमेंट जब भी सेशन डिवीजन सेशन कोर्ट स्टैब्लिश करता है, जब भी सेशन कोर्ट स्टैब्लिश करता है, उसको हाई कोर्ट की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जबकि अब जब डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बना रहा था तो उसको हाई कोर्ट की कंसल्टेशन की ज़रूरत थी। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, नो नीड ऑफ हाई कोर्ट कंसल्टेशन, याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट हम क्लॉज नंबर 2, जहां बात की गई है कि हर एक कोर्ट ऑफ सेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट ओनली, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन को अपॉइंट करता है। यहाँ याद रखिए स्टेट की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट एक पोस्ट है, दैट इज एडिशनल सेशन जज। तो आपको बताना है कि एडिशनल सेशन जज को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, आंसर स्टिल हाई कोर्ट, राइट। तो ये हमने हाई कोर्ट की पावर्स कर ली है कि सेशन कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एडिशनल सेशन जज हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे कि इन केस, यहाँ पर क्लॉज नंबर 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 8 का, कि इन केस मान लीजिए कि सेशन जज की पोस्ट यानी सेशन जज का ऑफिस क्या है, वैकेंट है, तो क्या होगा, हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगा। अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आती है तो, ठीक है, अगर कोई भी अर्जेंट एप्लीकेशन आती है या कोई मैटर पेंडिंग है और कोर्ट ऑफ सेशन आपके पास नहीं है, ऑफिस में नहीं है, तो वहाँ पर ये काम कौन करेंगे, एडिशनल सेशन जज करेंगे। एक बात और याद रखिए, इन केस सेशन कोर्ट इज नॉट अवेलेबल, एडिशनल सेशन जज इज नॉट अवेलेबल, देन द सेम ड्यूटी कैन बी डन बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और ये पावर किसको दी गई है, हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर्स दे सकता है किसी अर्जेंट मैटर को डिस्पोज करने के लिए, वो जो कि सेशन जज की एम्पावर थी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए कि जनरली कोर्ट ऑफ सेशन की सीटिंग कहाँ पर होती है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप करोगे कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग बनानी होती है तो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि हाई कोर्ट स्पेसिफाई करता है कि किस प्लेस पर कोर्ट ऑफ सेशन अपनी सिटिंग करेंगे। बट यहाँ पर आपसे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ऑफ सेशन को ये पावर मिल जाए कि सिटिंग उन्हें कहाँ करनी है, आंसर इज यस। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा
कि अगर किसी भी मैटर में कोर्ट ऑफ सेशन की ये ओपिनियन होती है कि जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज, यानी जो पार्टीज हैं उनकी जनरल कन्वीनियंस के लिए एंड विटनेसेस के जनरल कन्वीनियंस के लिए हमें क्या रिक्वायर है कि किसी दूसरे प्लेसेस पर अदर देन द प्लेस नोटिफाइड बाय हाई कोर्ट वहां सिटिंग की जाए, तो यस सेशन डिवीजन, सेशन कोर्ट अपने सेशन डिवीजन की टेरिटरी में, यानी जो भी उसका सेशन डिवीजन होगा उस टेरिटरी में, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने एक प्लेस स्पेसिफाई किया है तो दूसरे प्लेस पर भी कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये कब करेगा, आपको बस ये याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर केस में जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज एंड जनरल कन्वीनियंस ऑफ विटनेसेस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि हम इस पे देखेंगे, इसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 8 में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन में, वो है सेक्शन नंबर 9, बात करता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। 8 में आपने क्या पढ़ा था, 8 में आपने पढ़ा था सेशन कोर्ट के बारे में, 9 में आप क्या पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में। क्लियरली नोट डाउन करिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट चाहे वो कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, राइट। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इन दोनों कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट की। बट प्लीज रिमेंबर आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट एस्टैब्लिश करने हैं, ये एग्जैक्टली पावर स्टेट गवर्नमेंट की है, बट इट कैन बी एक्सरसाइज ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर गलती नहीं करना है आपको, अगर प्रीलिम में ये क्वेश्चन आएगा तो विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट इस्टेब्लिश करवाइएगा, राइट। इसके बाद यहीं पर आपको एक प्रोवाइजो देखने को मिलेगा जो बात करता है स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। तो स्पेशल कोर्ट्स की बात भी कर लेते हैं। देखिए, स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास कौन स्टैब्लिश करेगा, ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पर फिर वही बात है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और कंसल्टेशन किसकी चाहिए, हाई कोर्ट की, राइट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट बात आती है कि जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट स्टैब्लिश कर लिए जाएंगे तो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेगा। तो जैसे कोर्ट ऑफ सेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हाई कोर्ट करता है, सेम तरीके से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफिस में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमेशा कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। अच्छा, एक चीज़ कभी कभी और पूछी जा सकती है कि क्या कभी भी बीएनएसएस में कोई ऐसा प्रोविजन भी है जहां पर सिविल कोर्ट्स, राइट, क्योंकि जैसे हमारा अपॉइंटमेंट इनिशियल स्टेज पर जब होता है जुडिशरी में तो सिविल जज जूनियर डिवीजन बनते हैं, है ना। तो क्या जो सिविल कोर्ट के जजेस हैं क्या उनको क्रिमिनल मैटर्स डील करने के लिए दिए जा सकते हैं या नहीं, ये बात आपको कहाँ मिल रही है, क्लॉज 3 में। अगर हाई कोर्ट चाहे तो किसी एक्सपीडिएंट मैटर में जहाँ कहीं नेसेसरी है तो वो किसी सिविल कोर्ट के जजेस को पावर दे सकता है। प्लीज रिमेंबर, कौन सी पावर देगा, क्या सिविल कोर्ट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर मिलेगी या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की। आंसर इज एनीवन, जो भी हाई कोर्ट चाहे उन दोनों में से किसी भी कोर्ट की पावर एक सिविल कोर्ट के जज को दी जा सकती है। ये बात कही गई है सेक्शन नंबर 9 क्लॉज नंबर 3, है ना। तो हमने सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। क्लॉज 1 में आपको क्या दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कोर्ट एस्टैब्लिश हो रहे थे। प्रोवाइजो में आपको स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास के कोर्ट एस्टैब्लिश हो रहे हैं और सेकंड क्लॉज में आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड देन थर्ड क्लॉज आपका सिविल कोर्ट के जजेस को पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स दी जा सकती है। देखेंगे कि हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट तो एस्टैब्लिश कर लिए, अब हम करेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड प्रोविजंस की बात। सेक्शन नंबर 10 बताता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इनका अपॉइंटमेंट कर सकता है। कौन करेगा इनका अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन कम, कौन से जजेस को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा, कौन से वो जजेस होंगे जिनको सीजीएम या एसीजेएम बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या बनाया जाएगा, सीजीएम बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हाई कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास
कोई एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। तो ये सारी बातें आपको सेक्शन नंबर 10 में कही गई हैं, राइट। यहाँ पर इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या पावर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसके बाद हम करते हैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करता है। आंसर इज यस। लेकिन प्लीज रिमेंबर, हाई कोर्ट अपनी सोल डिस्क्रिप्शन पे नहीं करता। हाई कोर्ट जब ही करेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर कन्फर कर दिया जाए। आपसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो इसमें आप बताएंगे कि कोई भी पर्सन जिसके पास लीगल अफेयर्स का रिलेशन जो है, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, और वो जो क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट नोटिफाई करे। ड्यूरेशन पर स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ड्यूरेशन क्या होगा। सो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर होगा। रिमेंबर, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम, यानी कि एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं बन सकता। कोई पर्सन एक से ज़्यादा बार भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकता है, लेकिन बीच में ब्रेक होगा, है ना। तो एक साथ नहीं बनेगा एक साल के ऊपर। तो ये हमने कर लिया सेक्शन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 12 की। सेक्शन नंबर 12 आपको बताता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 12, जहाँ पर लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दिया गया है। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि जो लोकल लिमिट्स हैं किसी भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स की, वो कौन डिसाइड करता है ना। जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जो एरियाज है, जो लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया होती है जिसमें मैजिस्ट्रेट काम करेंगे, यानी आपने 2 जगह जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पढ़े थे ना, एक पढ़े थे आपने सेक्शन नंबर 9 में और दूसरे पढ़े थे सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 9 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, एंड सेक्शन नंबर 11 में स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इनका जो वर्किंग एरिया होगा, इनकी जो लोकल लिमिट्स होंगे, वो कौन डिफाइन करेगा। प्लीज रिमेंबर, डिफाइन कौन करता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका आंसर होगा CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हालांकि दैट इज ट्रू कि जो जनरल कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, हाई कोर्ट में, यानी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट है, लेकिन इन जनरल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही डिफाइन करता है वो एरियाज विद इन विच मजिस्ट्रेट अपना काम करेंगे और अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे अंडर दिस संहिता, ठीक है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि जो भी मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सरसाइज होगा, ये बात इसमें बताई गई है। तो सेक्शन नंबर 12 में बस हमें इतना ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है हमको। सेक्शन नंबर 13 में जाना है। सेक्शन नंबर 13 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्टूडेंट्स में 3 स्टार्स लगा लो, है ना। BNSS का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है चैप्टर नंबर 2 में। देखिए क्या कह रहे हैं कि सबऑर्डिनेशन किसका करेंगे और कौन करेंगे। हमेशा याद रखो, जो CJM का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। तो देखिए यहाँ पर हम एक हायरार्की बनाते हैं। सबसे पहले हो गया हमारे पास सेशन जज। सेशन जज सबऑर्डिनेट किसको करेगा, यानी कौन होगा यहाँ पर, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सेशन जज सबऑर्डिनेट करेगा। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज सबऑर्डिनेट जज काम करेंगे। तो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जितने भी वर्क करते हैं वो किसके अंडर कंट्रोल करते हैं, सेशन जज के कंट्रोल में करते हैं। कहाँ बताया गया आपको, सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 में, याद रखेंगे ना। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेशन जज के अधीन काम करता है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो किसके अधीन काम करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ये किसके अधीन आएंगे, किसके सबऑर्डिनेट होंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे। एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स होते हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो आप बताएंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। दूसरी चीज आपसे कभी कभी पूछी जाती है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस होगा इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, वो कौन करेगा। तो वो भी आप बताएंगे कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही करेगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया कि यहाँ सेक्शन नंबर 13 में आपको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के फंक्शंस और पावर्स के बारे में आपको पता हुआ।
नाउ आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पर आपको कुछ खास याद नहीं रखना, इतनी बात याद रखो कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स दिए गए हैं बीएनएसएस के अंदर, उनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। दिस इज द वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रोविजन यहाँ सेक्शन नंबर 14 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने यहाँ पर क्यों पढ़ लिया सेक्शन 14 में, क्योंकि आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना, जब आप चैप्टर 9 पढ़ोगे, आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल आपका देखने को आपको मिलता है ना। इसके बाद हम आते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर सिर्फ एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होगा, तो आपका आंसर होगा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा या फिर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर होगा जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, है ना, एसपी से नीचे रैंक जिसकी नहीं होगी। अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो आपने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही पढ़ लिए। नाउ जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं इनका लोकल ज्यूरिसडिक्शन भी पढ़ लीजिए। सो सेक्शन नंबर 16 में बताया गया है लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। रिमेंबर रखिए, यहाँ पर भी सिमिलर वैसे ही पढ़ेंगे जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन बताया गया था आपको। स्टेट गवर्नमेंट जनरल सबऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद जो मेन पावर्स दिए हैं वो दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम डिफाइन करेगा लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया जिनके अंदर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करेंगे। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शंस आप बीएनएसएस में देखोगे, उनके फंक्शंस और उनकी लोकल लिमिट्स डिफाइन करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नॉट स्टेट। ठीक है, आंसर में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखोगे। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है, बट मेन पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में बताया गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, वही बात जैसे हमने इधर पढ़ी हुई है। अब हमारे लिए आ गया इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन नंबर 18 आप याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 18 में बताया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। यहाँ पर आप देखिए हर हाई कोर्ट में और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, ये हमें पता है ना। आपको ये भी पता होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक्चुअल में काम क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है किसी भी केस को रिप्रेजेंट करना इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पर दो कैटेगरीज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप पढ़ेंगे। एक कैटेगरी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे जो कि हाई कोर्ट में अपॉइंटेड होंगे। एक कैटेगरी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट में, राइट। हर एक हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर दिया गया और, यानी चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, उनके लिए मैंडेटरी है। देखो यहाँ पर ये याद रखना है कि या सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे, लेकिन करना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है कि हाई कोर्ट की कंसल्टेशन पर अपॉइंट करेंगे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर and may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting in such court prosecution and appeal and other proceeding। ठीक है, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम ही होता है टू रिप्रेजेंट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इन द कोर्ट, राइट। हाई कोर्ट में आप जानते हो इन जनरल जो भी केसेस होते हैं वो अपील पे होते हैं, तो क्योंकि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इन जनरल क्रिमिनल केसेस हाई कोर्ट नहीं पहुंचते, आपको पता है ये बात। जब भी किसी क्रिमिनल केसेस को अपील में हाई कोर्ट ले जाया जाता है तो वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है उन अपील को रिप्रेजेंट करना, किसके बिहाफ पर, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बट कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट मैंडेटरी है। ये आपने सेक्शन 18 का क्लॉज 1 पढ़ लिया। अगर हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात करें तो वहां पर कंसल्टेशन जो ली जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट की और अपॉइंटमेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है या सेंट्रल। तो देखिए यहाँ पर प्योरली डिस्क्रिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी डिस्ट्रिक्ट या उसके लोकल एरिया में किसी केस को रिप्रेजेंट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है।
इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मे वर्ड दिया है, लेकिन इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में किसका अपॉइंटमेंट करे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है शैल कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करे डिस्ट्रिक्ट में केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये बात भी हमने पढ़ लिया। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं तो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी केसेस को ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे स्टूडेंट की जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। अभी आपने पढ़ा कि हाई कोर्ट में तो स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट कर लेते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे होते हैं? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जब कभी भी किसी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करना होता है तो यहाँ हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिए एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक लिस्ट तैयार करता है, आप लोग याद रखिएगा, एक पैनल ऑफ नेम क्या करता है, एक पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर करता है, यानी उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लॉयर्स होते हैं, जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, वहाँ पर उनकी नेम की एक लिस्ट बनाता है, एक पैनल बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन कंसल्टेशन किससे लेते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन की। तो हम क्या याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्लस कोर्ट ऑफ सेशन प्रिपेयर क्या करेंगे, पैनल ऑफ नेम्स, जो पर्सन इनकी ओपिनियन में क्या बन सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस डिस्ट्रिक्ट में बन सकता है। तो इन जनरल रूल क्या है बीएनएसएस के अंदर कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विद द कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज एक पैनल तैयार करेगा और उसमें जो लिस्ट दी होगी उसमें से किसी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है ना। आगे एक चीज़ और याद रखिएगा कि no person shall be appointed by the state government as a public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appears। देखो जो बात यहाँ क्लॉज 4 में कही गई है उसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए क्लॉज 5 रखा गया है कि जिसका नाम उस पैनल में दिया होगा सिर्फ उनको ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा और किसी को नहीं बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, है ना। लेकिन इसके बाद हमें मिलेगा एक्सेप्शन। क्वेश्चन आता है कि कब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद द कंसल्टेशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन के पैनल के अदर देन भी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए जा सकते हैं। तो देखो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, हर वो स्टेट जहां पर इनका अपना रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है ना, अगर उनका खुद का अपना सेपरेट रेगुलर कैडर है जहां पर वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स बनाते हैं, मेंटेन करते हैं जिसकी लिस्ट, तब फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पैनल से हम बनाएं, हम सेपरेटली बना सकते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सीधे सीधे कैडर से कंसल्टेशन ले लेगा, है ना। तो ये बात हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ रखा है इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कौन होता है, रेगुलर कैडर कौन होता है, तो ये चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। हालांकि आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि अभी आपने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इस क्लॉज में आप देखोगे कि फॉर द पर्पज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केस अ पर्सन हु हैज बीन प्रैक्टिस एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्टूडेंट डायरेक्ट प्रीलिम में क्वेश्चन आता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस सेक्शन में अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है और उनके लिए लीगल प्रैक्टिस कितने ईयर्स की चाहिए। तो याद रखेंगे क्या, आपको याद रखना है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका अपॉइंट होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 18। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सिर्फ वही पर्सन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है जिसकी की प्रैक्टिस नॉट लेस देन 10 years होगी, कम से कम उसको 10 साल तक का लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है प्रोवाइजो। देखो मैंने आपको बताया और आप जानते भी हो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही स्टेट के बिहाफ पे केस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि प्राइवेट एडवोकेट, प्राइवेट लॉयर स्टेट की तरफ से यानी कि विक्टिम की तरफ से कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है।
डायरेक्टली विक्टिम की तरफ से रिप्रेजेंट तो नहीं करता। होता क्या है उस पर, वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, यानी कि आप देखते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शंस पर कोई और पर्सन भी कर सकता है काम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्या विक्टिम को परमिट किया जा सकता है कि वो अपनी चॉइस का एडवोकेट कोर्ट में रिप्रेजेंट कराए? आंसर इज यस। लेकिन यहाँ पर लाइन ध्यान रखने वाली है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेन होगा और जो पर्सन विक्टिम की तरफ से एंगेज किया जाएगा वो क्या करेगा, उसको असिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि यस, विक्टिम इज गिवन द राइट टू चूज द एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, नो डाउट, बट दैट पर्सन विल वर्क इन द कोर्ट टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19 में। स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 19, जो जितने भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन एपीओ के लिए है सेक्शन नंबर 19। क्यों? क्योंकि यही वो सेक्शन है जिसके थ्रू उन स्टूडेंट्स का अपॉइंटमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या दिया इसमें, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, शैल, या शैल मतलब स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पर, मैंडेटरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप इसको एपीपी भी कह सकते हो स्टूडेंट, एपीओ भी कह सकते हो, और कहीं कहीं पे आप देखते हो एडीपीओ दिया है ना, कहीं कहीं पे दिया है तो एडीए दिया है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं। जैसे हरियाणा में आप एडीए सुनते हो, एमपी में एडीपीओ सुनते हो, यूपी में एपीओ सुनते हो, है ना, कहीं पर एपीपी है, जैसे सीबीआई में एपीपी होता है। तो पोस्ट के नेम डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक्चुअल में ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी अंडर सेक्शन 19। इनका काम होता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिस्क्रिशनरी है, वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर केस को या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को रिप्रेजेंट कराने के लिए कोई भी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है। ठीक, यहीं पर ही स्टूडेंट एक और क्वेश्चन कर लीजिए कि क्या किसी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट दी जा सकती है? एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है। आपको करना ये है कि देखो, कोई भी पुलिस ऑफिसर, प्लीज रिमेंबर, कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, लेकिन उसके लिए 2 लिमिट लगाई गई है, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे ऐसा कोई पर्सन जिसने इन्वेस्टिगेशन के किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट किया है ना, यानी जिस केस का रेफरेंस हम कर रहे हैं, कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस केस में उस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है ना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो उस केस को असिस्ट नहीं करेगा एज अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। दूसरी जो लिमिट है वो ये है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना है तो उसके लिए कम से कम जो रैंक है, जो डिजिग्नेशन है, वो कम से कम इंस्पेक्टर के रैंक की होनी चाहिए। इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे वाला कोई भी पर्सन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट पर नहीं आ सकता। साथ ही साथ दूसरी आपने क्या पढ़ी थी कि उसने किसी भी स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट ना किया हो, तभी वो पुलिस ऑफिसर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, सेक्शन नंबर 20 पे आएंगे स्टूडेंट। सेक्शन नंबर 20 में हमें मिलेगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक तरीके से आप कह सकते हो डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू प्रोसिक्यूशन के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्न होते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, क्या इस्टेब्लिश करेगी? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी ये एक डिपार्टमेंट है एक तरीके का जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और साथ ही साथ एक या एक से ज़्यादा डायरेक्टरेट यानी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकते हैं, यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन प्लस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये होंगे किसमें होंगे? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में। नाउ द क्वेश्चन कम कि ये बताइए कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, है ना? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास मिनिमम 15 साल का कोर्ट एक्सपीरियंस हो प्रैक्टिस का, या फिर वो सेशन जज है या रह चुका है। ठीक।
ठीक है। जो पर्सन सेशन जज है या रह चुका है, ये कम से कम 15 ईयर्स का लीगल प्रैक्टिस का उसका एज एन एडवोकेट उसका एक्सपीरियंस है, सिर्फ वही पर्सन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है, जो कि पार्ट किसका होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि एक और डिपार्टमेंट आपको मिलेगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में, जिसमें कि कम से कम 7 ईयर्स का प्रैक्टिस चाहिए या कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी जो इसका हेड होगा वो होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करेगा, होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और इन जनरल जो हेड होगा वो कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इसके बाद छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर याद रखना है सेक्शन नंबर 20 में, कि ये जो आपने क्वालिफिकेशन बार्स पढ़े हैं ये कभी भी किस पर लागू नहीं होते, स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के, उन पर ये रूल लागू नहीं होते हैं। वो किसी भी केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास ये पावर्स होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें दी गई हैं पावर्स ऑफ कोर्ट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चैप्टर नंबर 3 आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर पावर ऑफ कोर्ट्स दी गई हैं। केयरफुली एक एक चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे हम सेक्शन नंबर 21, जहाँ पर बात की गई है कि कौन कौन से कोर्ट्स हैं जिनमें कि केसेस ट्राइबल होंगे अंडर दिस संहिता। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 21 की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन अंडर दिस चैप्टर, जहां आपसे पूछा जाता है कि किन ऑफेंसेस का ट्राई जो है या इन क्रिमिनल केसेस कोर्ट में होगा। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे हर ऑफेंस जो बीएनएस के अंदर दिए गए हैं उन सब के लिए जो कोर्ट ट्राइबल होंगे वो होगा आपका बीएनएस के अंदर हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, या ऐसा कोई भी कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट दी गई है कि इस वाले कोर्ट में ट्राइबल होगा। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ट्राइबल होगा। आप प्लीज़ रिमेंबर रखें, ये वो सेक्शंस हैं जो ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन हैं, यानी कि रेप से रिलेटेड, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, जो ग्रेवियस नेचर है इन ऑफेंसेस का, उनके लिए एक क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, वो ये कि ऐसे ऑफेंसेस का जो ट्रायल होगा वो जहाँ तक हो सके प्रैक्टिकेबल हो, उसको कौन प्रिसाइड करेगा, विमेन जज प्रिसाइड करेंगी, है ना। तो जो कोर्ट होगा उसको प्रिसाइड कौन करेंगी, विमेन। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको कहा गया है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ, सपोज करो किसी अदर लॉ में, किसी स्पेशल लॉ में कोर्ट नहीं बताया गया कि किस कोर्ट में ट्रायल होगा उनका, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल हाई कोर्ट करेगा या फिर वो कोर्ट करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं ट्राइबल। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया कौन से कोर्ट्स में कौन कौन से लॉ के अंतर्गत आने वाले ऑफेंसेस का ट्रायल बीएनएसएस के अंदर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 को। नंबर 22 स्टूडेंट ये बात करता है कि सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन कितनी पनिशमेंट पास कर सकता है, हाई कोर्ट कितनी पनिशमेंट पास कर सकता है, इनकी पनिशमेंट की जो कैपेसिटी है उसको लेकर सेक्शन कौन सा है। सो सेक्शन नंबर 22 है, जहाँ बताया गया है कि हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो ऑथराइज बाय लॉ हो। अब आपको पता है ऑथराइज बाय लॉ की जो पनिशमेंट्स हैं वो आपको बीएनएस के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसमें आप कैपिटल पनिशमेंट यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और कोई भी पनिशमेंट, साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड होती है ना। तो हाई कोर्ट के पास फुल पावर है कि वो फाइन भी इम्पोज कर सकता है, फॉरफीचर भी कर सकता है, वो डेथ भी सैंक्शन कर सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। लेकिन सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि जितनी पावर हाई कोर्ट की है
वही सेम पावर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की भी है, लेकिन एक बार है इसमें ये कि अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज डेथ पास करना चाहता है, डेथ ग्रांट करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट लेनी होगी। बीएनएसएस में आगे आप देखोगी कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट डेथ में किन सेक्शंस में मिलती है, उसका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कितनी कैपेसिटी होती है, वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, कितना फाइन इम्पोज कर सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब 50 to 60% इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली पढ़िए। एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इम्पोज कर सकता है पनिशमेंट, तो याद रखिए वो डेथ नहीं कर सकता ग्रांट, यस, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, और वो कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं दे सकता जो एक्सीडिंग 7 ईयर्स हो। इट्स मीन दैट 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दे सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी पावर है इनके पास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। अब यहाँ याद रखो कि अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि इनको फाइन कितना इम्पोज करने की पावर है, तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, तो ये अनलिमिटेड हो सकता है। हालांकि आप आगे पढ़ोगे कि अनलिमिटेड का मतलब एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कितनी पावर है। सो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जो पावर है वो कितनी है, वो नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है, यानी मैक्स टू मैक्स 3 ईयर्स JMFC दे सकता है। दूसरी चीज़ है मॉनेटरी फाइन कितना इम्पोज कर सकता है। सो दिस इज 50,000 रुपीज़, 50,000 तक का जुर्माना दे सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो है कम्युनिटी सर्विस। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम्युनिटी सर्विस इम्पोज कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग देन 50,000 रुपीज़ का फाइन लगा सकता है, और नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है। बात कर लेते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकता है, और नॉट एक्सीडिंग देन 10,000 रुपीज़ का फाइन इम्पोज कर सकता है, और कम्युनिटी सर्विस भी ये इम्पोज कर सकते हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास 10,000 है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 50,000 है। कम्युनिटी सर्विस की पावर दोनों के पास है। तो ये वाला सेक्शन जो सेक्शन नंबर 23 है उसको एज इट इज क्रैम कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो एक न्यू काइंड ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस हुई है वो है कम्युनिटी सर्विस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विस को जो दिया गया है वो याद रखना कि 23 के एक्सप्लेनेशन में ही कम्युनिटी सर्विस डिफाइन की गई है। तो माइट बी पॉसिबल इस बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि कम्युनिटी सर्विस क्या है, या आपसे डायरेक्टली ये पूछ दिया जाए कि कम्युनिटी सर्विस कहाँ डिफाइन की गई है। तो कम्युनिटी सर्विस कहाँ डिफाइन की गई है, ये डिफाइन की गई सेक्शन नंबर 23 के एक्सप्लेनेशन में। कम्युनिटी सर्विस क्या होती है इसके लिए याद रखो, इसका मतलब होता है कोई भी काम कराना, राइट, काम कराना। कौन सा, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसको, कन्विक्ट को। यहाँ पर 2 शब्द मैं लिख रही हूँ, एक्यूज्ड और कन्विक्ट। आपको याद रखना है कम्युनिटी सर्विस कन्विक्ट को दी गई है, अक्यूज को नहीं, है ना। तो कन्विक्ट होना चाहिए, कन्विक्ट का मतलब आप जानते हो जिसका कि गिल्ट प्रूव हो चुका है, तो उसको क्या करना होता है, उसको एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कोई काम करना होता है, ऐसा काम करना होता है जो कि कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। प्लीज़ रिमेंबर, इसके लिए उनको कोई भी रेमुनरेशन नहीं दिया जाता। इसके लिए आप याद रखिएगा आर्टिकल 21, ठीक है, उसमें आप केसेस पढ़ते हो, जिसमें एक केस भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलेगा कि अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग प्रेजेंट कोई काम करता है तो उसके लिए उसको मॉनेटरी अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो, अगर कम्युनिटी सर्विस के रूप में कोई पनिशमेंट दी गई है तो वहाँ उसको कोई भी रेमुनरेशन, कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात करेंगे सेक्शन नंबर 24 की, जहाँ पर दिया गया है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। देखिए आपने 50,000 तक की फाइन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और 10,000 तक की फाइन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के थ्रू देखी है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितना भी फाइन इम्पोज कर सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन
फाइन नहीं दे पाता है तो क्या होगा? तो वी नो कि अगर कोई पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन, फाइन देने में डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट होने की सिचुएशन में उसको क्या फेस करना पड़ता है? इम्प्रिजनमेंट। नाउ द क्वेश्चन कम कि इम्प्रिजनमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर दो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको केयरफुली देखनी है कि जो भी इम्प्रिजनमेंट होगा वो सेक्शन नंबर 23 में दी गई पावर से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो सेक्शन नंबर 23 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर दी गई है कि वो कितना कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। तो अगर फाइन का डिफ़ॉल्ट कोई करता है तो मैजिस्ट्रेट को ये ध्यान रखना चाहिए कि फाइन के डिफ़ॉल्ट पर वो पनिशमेंट उतनी ही रखेंगे जितने के लिए उनको एम्पावर्ड किया गया है सेक्शन नंबर 23 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शैल नॉट विल इम्प्रिजनमेंट बी अवॉर्डेड। अगर मान लीजिए सब्सटैंटिव सेंटेंस उसको ऑलरेडी मिला हुआ है। सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है? सपोज करो किसी पर्सन ने थेफ्ट किया है ना, अब थेफ्ट पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने क्या किया, इनको 6 मंथ का पनिशमेंट दे दिया, इम्प्रिजनमेंट दे दिया, और साथ ही साथ इनको 10,000 रुपीज़ का मैक्सिमम फाइन दे दिया। आपको पता है जीएमएफसी मैक्सिमम फाइन कितना दे सकता है? 10,000। तो ये जो 6 मंथ की पनिशमेंट है ये क्या है? आपकी सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट। एम आई राइट? सब्सटैंटिव। और अगर 10,000 का डिफॉल्ट करे वो कन्विक्ट तो उसकी जगह पर जो इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो सब्सटैंटिव नहीं होती है ना। तो सब्सटैंटिव कौन सी हो गई? ये वाली। तो अगर कोई पर्सन को फाइन की डिफॉल्ट पर इम्प्रिजनमेंट देना है तो सब्सटैंटिव सेंटेंस से एक्सीड करेगा कितना? कहते हैं नॉट एक्सीडिंग। देखियो किसी भी कीमत पर 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए जितनी वो इन्फ्लिक्ट कर सकता है। अब आप बताइए कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी इन्फ्लिक्ट कर सकता है पनिशमेंट किसी ऑफेंस में? सपोज करो चोरी की अगर हम बात करें तो चोरी में सपोज 3 इयर्स की पनिशमेंट मैक्सिमम दे सकता है। तो अब डिफॉल्ट पर क्या होगा? 1/4 ऑफ 3 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। ये कुछ लिमिटेशंस हैं जब फाइन इम्पोज किया जाएगा है ना और उसका डिफॉल्ट होता है तो इम्प्रिजनमेंट कितनी दी जाएगी उस पर ये रिस्ट्रिक्शंस है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्लॉज 2। वहाँ पर ये कहा गया कि इम्प्रिजनमेंट जो भी होगी इन डिफॉल्ट पर वो सब्सटैंटिव के साथ जोड़ दी जाएगी। यानी जैसे आपने पढ़ा था ना 6 मंथ की सब्सटैंटिव मिली और डिफॉल्ट पर मान लीजिए 3 मंथ्स की और मिल गई तो यहाँ पर कितनी होगी? 6 + 3 मंथ्स। तो 6 आपका सब्सटैंटिव हो गया और इन एडिशन ऑफ सब्सटैंटिव सेंटेंस डिफॉल्ट वाली फाइन होगी। यही बात इसमें कही गई है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन नंबर 25 की। सेक्शन नंबर 25 कहता है सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। यहाँ सिंपल सी बात कही गई है कि अगर कोई पर्सन ए है राइट और ए पर्सन को का ट्रायल होता है एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए। मान लीजिए उसने चोरी भी की, उसने थेफ्ट भी किया और थेफ्ट करते टाइम उसने किसी को असॉल्ट भी करा, उसके बाद जाते समय उसने थ्रेटन भी कर दिया उस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को। तो उसने एक साथ कई ऑफेंसेस कर दिए, द सीरीज ऑफ ऑफेंसेस। अगर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए उसका ट्रायल हो रहा है और उसका कन्विक्शन भी हो जाता है ना, तो क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या होगा, उसको पनिशमेंट कौन सी दी जाएगी। तो यहाँ पर दो बातें याद रखना स्टूडेंट। आपने एक सेक्शन पढ़ा है सेक्शन नंबर 9 किसमें? बीएनएस में। बीएनएस में कहा गया है कि सपोज करो अगर कोई पर्सन किसी को एक बार हिट करता है यानी कि उसने हर्ट कॉज करा तो मान लो उसको पनिशमेंट एक बार हर्ट की हो सकती है। और सपोज करो उसने 20 टाइम्स हिट कर दिया, 20 टाइम्स क्या करा? हिट कर दिया। तो क्या उसको 20 टाइम्स हर्ट की पनिशमेंट होगी? आंसर इज नो। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हर्ट में ही काउंट होगा और अगर ज़्यादा सीरियस हो गया है चोट तो वो ग्रीवियस हर्ट में काउंट हो जाएगा है ना। तो हर एक चोट के लिए, हर एक हिट के लिए तो नई पनिशमेंट होगी। तो इस चीज़ के एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या बात कही गई? अगर किसी पर्सन को एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए ट्रायल हो रहा है तो वहाँ पर जो पनिशमेंट होगी, सेवरल पनिशमेंट अगर देनी है। अब देखो सेवरल पनिशमेंट होंगी लेकिन आपने क्या याद रखना है? बीएनएस के उस रूल को याद रखना है कि हम क्या करेंगे, जो भी सबसे जो सीरियस नेचर का ऑफेंस होगा उसके लिए कर देते हैं। एक एक हर एक कैटेगरी पर तो पनिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उस एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए उस पर्सन को सेवरल पनिशमेंट में है ना कर सकते हैं इम्पोज। क्या करेंगे?
लेकिन कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अपनी कैपेसिटी देखेगा कि वो कितनी पनिशमेंट दे सकता है। यहाँ क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 25 की अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई मजिस्ट्रेट के पास 3 इयर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट देने की कैपेसिटी है, पावर है अंडर बीएनएसएस, लेकिन उसने ऑफेंसेस एक साथ 3 करे हैं, ठीक है, और तीनों के लिए उसका ट्रायल होना है, तो क्या टोटल पनिशमेंट वो अपनी 3 साल के ऊपर नहीं दे सकता? ऐसा तो नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि वो चाहे तो कॉन्करेंटली भी सबके लिए पनिश कर सकता है या कॉन्जिक्यूटिवली भी कर सकता है। जैसे कॉन्करेंटली का मतलब क्या होता है कि सारी पनिशमेंट साथ साथ चलेंगी, है ना, या फिर वो ये भी कह सकता है कि पहले इस वाली यानी पहले थेफ्ट के लिए दी गई पनिशमेंट कंप्लीट करेगा वो, उसके बाद असॉल्ट के लिए दी गई पनिशमेंट कंप्लीट करेगा, और उसके बाद जो उसने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है उसके लिए सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों पनिशमेंट ऐड करी जा रही हैं, तो इस ऐड पर हो सकता है कि 3 इयर्स एक्सीड कर जाए, है ना, लेकिन फिर भी 3 इयर्स से ज़्यादा दी जा सकती है। इसके लिए वो हायर कोर्ट को रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। सो दिस इज सेक्शन नंबर 25। इसके बाद आपको देखना है कि लेकिन कुछ रूल है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन 3-4 ऑफेंसेस कर रहा है, उसका एक साथ ट्रायल हो रहा है, तो मैक्सिमम एग्रीगेटिंग एक अगर अलग अलग पनिशमेंट देता भी है कॉन्जिक्यूटिवली, तो कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज की जा सकती है? तो यहाँ एक लिमिट लगाई है 20 ईयर्स की, यानी 20 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, भले ही वो कितने सेवरल ऑफेंसेस का ट्रायल हुआ हो और सबके लिए पनिशमेंट दी हो। पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि 20 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है ऐसे ऑफेंसेस के लिए जब कोई पर्सन सेवरल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है। दूसरी बात की गई है कि जब भी टोटल पनिशमेंट जोड़ी जाएगी सारे ऑफेंसेस की, तो वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए किसका, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। किसी एक सिंगल ऑफेंस के लिए जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कोर्ट की, उससे 2 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स ट्वाइस हो जाए, उसके ऊपर ना हो। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट, अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर एक साथ कई ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट देता है, तो अगर कॉन्करेंटली देता है तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिवली देता है यानी एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट पनिशमेंट इम्पोज हो, तो उसमें 2 लिमिटेशन है कि टोटल जो पनिशमेंट है वो 20 साल से ज़्यादा ना हो, और जो है वो ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट जो वो इम्पोज कर सकता है उससे ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। तो ये बात हमने इसमें कर ली। इसके बाद सेक्शन 26 कहता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, हमें इसको इतना ही देखना है। पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, दैट्स इट। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 28, इसको हम देख। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 28 जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज विड्रॉवल ऑफ पावर्स। देखिए आप याद रखिएगा कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर है बीएनएसएस के अंदर कि वो अपने से सबॉर्डिनेट किसी ऑफिसर को कोई ऐसी पावर दे सकते हैं जो इस संहिता में उनको अलाउड है। तो अगर पावर दे सकते हैं तो पावर विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सेक्शन 28 बस इसी बात को कहता है। जैसे आपको याद है हमने बिगनिंग में पढ़ा था कि किसी सिविल कोर्ट के जो जज हैं उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर दे सकता है हाई कोर्ट, लेकिन आप याद करो कि अगर पावर दी है तो उसको विड्रॉ भी कर सकता है। सिमिलरली अगर किसी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने या किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, है ना, अपने सबॉर्डिनेट किसी मैजिस्ट्रेट को कोई पावर कन्फर की है तो वो उसको विड्रॉ कर सकता है। सेक्शन नंबर 28 में यही बात कही गई है, विड्रॉल ऑफ पावर, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 29 इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 भी आज कंप्लीटली डिस्कस कर लिए। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करके अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हालांकि इस वीडियो के बाद आपको कुछ एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एंड 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।